नमस्ते टू ऑल। इंग्लिश लिटरेचर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वही हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। एग्ज़ाम अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वैसे भी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ हम कह नहीं सकते कहाँ से क्या आ जाए। तो अब जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं वहीं से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को देखते हैं। यहाँ पर आप अपना आंसर भी टिक करते चलिएगा और देखिएगा कि कितने में से कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं, कि आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। आंसर अपना टिक करते चलिएगा तो साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी होती चलेगी। आप थोड़ी सी बेसिक डिटेल के साथ इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, हु वॉज रिटन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मास्क इन इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मास्क किसने लिखे हैं? 11 सबसे ज़्यादा मास्क 11 संख्या दी रखी है, किसने लिखी है, किसने लिखे हैं? ऑप्शन ए सैमुअल डेनियल, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी हॉल। तो अब इसकी अभी इतना छोटे आप इसका आंसर टिक कीजिएगा। इसकी बेसिक डिटेल पर चलते हैं। इंग्लिश साहित्य में मास्क क्या होता है? सबसे पहले तो मास्क जो होता है एक दरबारी नाटक होता है जिसमें म्यूजिक, डांस, एक्टिंग सब कुछ होता है। मास्क पहनकर इसको जो है एक्ट किया जाता है। और जब ये जैकोबिन कॉल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो 11 लिखे गए थे, संख्या जो दे रखी है 11, हालांकि टोटल जो संख्या होती है वो 29 होती है जिन्होंने लिखे, कहीं कहीं पर 38 भी आता है, लेकिन 11 क्या थे? 11 वो मास्क थे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते थे, इसीलिए जो संख्या मानी गई 11 को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। अदरवाइज जो मास्क लिखे इन्होंने ज़्यादा लिखे, और वो लिखने वाले कौन थे? ऑप्शन बी बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने 29, ऑप्शन इसका ज़्यादा करेक्ट माना जाता है वैसे, पर कहीं कहीं 30 और 38 भी होता है, लेकिन 29 ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। 29 मास्क सबसे ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में सबसे ज़्यादा मास्क जो लिखे वो बेन जॉनसन ने लिखे। उन्होंने जो जैकोबियन एरा जो था, जैकोबियन कॉल जो था के दौरान दरबार के मनोरंजन, जो कोर्ट होता वहाँ पर होता था उस टाइम में, उसके मनोरंजन के लिए कई प्रसिद्ध मास्क लिखे थे। अब जॉनसन ने जो 1605 से 1631 के बीच कई मास्क लिखे थे, जिसमें उनका द मास्क ऑफ ब्लैकनेस काफ़ी फेमस था, जो 1605 में दरबार में प्रस्तुत किया गया था। अब यहीं पर जब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगे उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है मास्क लिखने का बेन जॉनसन को जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द थीम ऑफ कॉमर्स इज बोरोड बाय। कॉमर्स लिखा किसने है? एक बेसिक क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इसका आंसर जरूर। कॉमर्स किसने लिखा है? पहला तो क्वेश्चन अब इसमें से यही आ जाता है। अब यहाँ पर इसकी थीम पूछी गई है, कॉमर्स जो है किसकी थीम है, वो ली कहाँ से गई है? आंसर अपना टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए इलियाड, ऑप्शन बी एनेड, ऑप्शन सी ओडेसी, ऑप्शन डी यूलिसिस। कहाँ से जो है इसकी थीम ली गई है कॉमर्स की? अब हम इतना बेसिक डिटेल पर चलते हैं। बेसिक डिटेल की बात करें तो ये लिखा किसने है? जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ है कॉमर्स। और ये भी क्या है? एक मास्क ही है, ये भी एक मास्क ही है। कॉमर्स भी एक मास्क है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा। और जो अब इसकी जो प्रकाशन ईयर देखें, जो सबसे पहले जो परफॉर्म किया गया, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो परफॉर्म किया गया था सबसे पहले ये 1634 को किया गया था। और ये पब्लिश्ड है, क्योंकि दोनों ईयर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो परफॉर्म्ड और पब्लिश्ड ईयर दोनों अलग अलग चीज़ होती है। कि पहले, क्योंकि ये नाटक उस टाइम पे तो नाटक ही होते हैं, सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 1634 में ये, लेकिन ये जो पब्लिश्ड हुआ था, जब बुक ये पब्लिश्ड हुआ था तो 1637 को हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों क्वेश्चन एक नहीं है। 1637 को ये पब्लिश्ड हुआ था। परफॉर्म कब हुआ था? सबसे पहले प्रस्तुत कब किया गया था? 1634 को। और पब्लिश्ड हुआ ये
1637। ये जॉन मिल्टन के द्वारा एक मास्क लिखा गया है कॉमस। अब इस क्वेश्चन को देखें, आंसर आपने टिक किया होगा अपना। इसका जो आंसर होता है ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इसी जॉन मिल्टन द्वारा लिखित मास्क जो है कॉमस की कहानी जो है, इसका जो थीम ली गई वो होमर, क्योंकि ओडिसी किसने लिखा है, होमर ने लिखा है, होमर से ली गई। होमर के ओडिसी जो एक महाकाव्य था उनका, उससे ली गई है, एपिक था ओडिसी होमर का, उससे ली गई है, जिसमें एक जादूगरनी दिखाई गई है सरसी, एक जादूगरनी दिखाई है सरसी, उसका प्रसंग है। तो वहीं से जो है कॉमस जॉन मिल्टन ने उधार लिया या थीम बोरो की। क्वेश्चन आंसर, द थीम ऑफ कॉमस इज बोरोड फ्रॉम ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक कीजिएगा अपना आंसर। नेम द अर्लीस्ट नोन मास्क रिटन इन इंग्लिश। सबसे पहले जो मास्क माना जाता है कौन सा है इंग्लिश का लिखा हुआ? ऑप्शन ए द मास्क ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन बी मास्क ऑफ ब्लैकनेस, ऑप्शन सी कॉमस, ऑप्शन डी मास्क इन हॉल्स क्रॉनिकल। क्या आंसर इसका होगा? सबसे पहले कौन सा लिखा गया है? अब हम इतना इसकी बेसिक डिटेल को देखते हैं, समझते हैं। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहला मास्क जो लिखा गया वो कौन सा यहाँ पर पूछा जा रहा है। फिर इसका जो अब प्रकाशन देखते हैं, इसका जो पब्लिश्ड ईयर है जो है 1548। तो अब देख लीजिएगा 1548 में कौन सा इनमें से हो सकता है। मास्क ऑफ ब्लैकनेस तो बेन जॉनसन का, कॉमस जॉन मिल्टन का हो गया। बाद का अब दो बचे, द मास्क ऑफ फ्लावर्स एंड मास्क इन हॉल्स क्रॉनिकल। आंसर इसका अब हम टिक करेंगे, जो आंसर इसका है वो है ऑप्शन टी, मास्क इन हॉल्स क्रॉनिकल जो है ये जो है सबसे पहला अर्लीस्ट जो है मास्क माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहला ज्ञात मास्क जो एडवर्ड हॉल थे उनकी ये माना जाता है। एडवर्ड हॉल की ऐतिहासिक कृति हॉल्स क्रॉनिकल में वर्णित मिलता है। ये जो है हेनरी जो 8 थे, हेनरी 8 के उस पर आधारित है। हेनरी 8 के दरबार में 1512 में ये जो है आयोजित किया गया था और इसका प्रकाशन वर्ष 1548 है। 1548 हॉल का ये जो क्रॉनिकल है ये 1548 में उनके मरणों उपरांत जो है प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर परफॉर्म किया गया था 1512 में और 1548 में उनके मरणों उपरांत इसको जो है प्रकाशित किया गया था। हॉल के एडवर्ड हॉल का लिखा हुआ है मास्क इन हॉल्स क्रॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस प्ले ऑफ बर्नार्ड शॉ हैज ए फार्शियल सीन। बर्नार्ड शॉ एक फेमस जो है ऑथर हैं और उनका जो है ये नाटक इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं और कौन सा जो है बर्नार्ड शॉ का एक फार्शियल सीन उसमें आता है। अब इसके आंसर को आप टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए मैन एंड सुपरमैन, ऑप्शन बी द एप्पल कार्ट, ऑप्शन सी आर्म्स एंड द मैन या ऑप्शन डी सीजर एंड क्लियोपेट्रा। कौन सा बर्नार्ड शॉ का फार्शियल सीन है? हम इतना इसकी डिटेल देखते हैं। बेसिक डिटेल में देखें तो ये नाटक है जो पहली बार परफॉर्म किया गया था 1894 को परफॉर्म किया गया था और ये प्रकाशित कब हुआ 1898 को। 89 को ये पब्लिश्ड हुआ। परफॉर्म कब हुआ 1894 को और पब्लिश्ड कब हुआ 1898 को। अब इसका जो है अब फार्स की बात कर लें। एक शैली होती है जहाँ पर इसमें जो है युद्ध और प्रेम के खोखले आदर्शों पर जो है मजाक के अंदाज में प्रहार किया जाता है। फार्शल मतलब किसी भी जो स्टोरी होगी इस पर मतलब प्रहार किया जाएगा एक मजाक के अंदाज में। इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा आर्म्स एंड द मैन। विच फेमस प्ले ऑफ बर्नार्ड शॉ हैज ए फार्शियल सीन। फार्शियल सीन जो दिखाया आर्म्स एंड मैन में दिखाया गया है जॉन बर्नार्ड शॉ के। एक फेमस नाटक है और इसके कुछ जो है जहाँ इसमें जो युद्ध भी दिखाया गया, प्यार भी दिखाया गया, प्रेम दिखाया गया और जो खोखले जो आदर्श चले आ रहे हैं उन पर मजाक की तरह से एक प्रहार किया गया है।
इसको आपको पढ़ना है, इसकी स्टोरी पढ़नी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो बर्नार्ड शो का है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक कीजिएगा अपना आंसर। ए फार्स इज, अब यहाँ पर हम देखेंगे फार्स होता क्या है। ऑप्शन ए कॉमेडी लीडिंग टू क्राइम, ऑप्शन बी ट्रेजेडी ऑफ अनसक्सेसफुल लव अफेयर, ऑप्शन सी कॉमेडी दैट कॉज बस्टर लाफ्टर, ऑप्शन डी थिएट्रिकल कंपनी। आपने पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो ये वाला आंसर आपको क्लियर हो गया होगा अपने आप में ही। फार्स होता क्या है, अपना आंसर टिक कीजिएगा। अब हम इसको समझते हैं कि जो फार्स होता है एक ऐसी हल्की फुल्की कॉमेडी होती है जिसका मुख्य उद्देश्य दर्शकों को अपनी जो अजीबोगरीब स्थिति और हो रही है और जो हरकतें दिखाई जा रही है उसमें हंसी आ जाए, एक जो है जोरदार हंसी आनी चाहिए। तो आंसर इट मीन्स इसका हो रहा है ऑप्शन सी करेक्ट, कॉमेडी दैट कॉजेज बस्टर लाफ्टर। यहाँ पर जो पहले ही जैसे हमने देखा युद्ध और प्रेम पर जो एक दिखाया गया आदर्श, खोखले जो आदर्श थे उन पर मजाकिया ढंग में तंज किया गया है। तो एक कॉमेडी है जो बस्टर लाफ्टर लाती है। ए फार्स इज ए कॉमेडी दैट कॉजेज बस्टर लाफ्टर। अब टॉपिक सीरियस हो या ज़्यादातर सीरियस पर भी मजाक तंज खसा जाता है, जो सिचुएशन होती हैं जो खोखली चीज़ें होती हैं उन पर तंज कसा जाता है इसके द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फार्स इन ए प्ले वॉज टू प्लीज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फार्स का प्लेज में प्रसन्न करने का किसी को। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फार्स इन ए प्ले वॉज टू प्लीज, किसको प्रसन्न करना का था। फार्स जो लिखे गए वो किसको मेनली प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए लिखे गए। तो ऑप्शन ए द अपर मिडिल क्लास ऑफ द स्पेक्टेटर्स, ऑप्शन बी द लोअर क्लास ऑफ द स्पेक्टेटर्स, ऑप्शन सी द कॉर्टियर्स, ऑप्शन डी द सोल्जर्स ऑफ द रॉयल्टी। अब यहाँ पर आंसर अपना टिक कीजिएगा कि कौन सा वाला सही होता है। आंसर अपना टिक करिएगा। अब जो फार्स हमने समझ लिया कि कॉमेडी चलेगी, सीधे सीधे एक तंज कसा जाएगा, कॉमेडी कसी जाए, कॉमेडी आएगी। फार्स कॉमेडी जो व्यंग है जिसमें जोरदार हंसी किसी को आएगी। अब मेनली देखे तो ये अपर मिडिल क्लास के लिए थे या लोअर क्लास के लिए था या कॉर्टियर्स के लिए था या सोल्जर्स के लिए था। ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है, अपर और मिडिल में, अपर और लोअर क्लास में। अपर और लोअर क्लास में होता है, आपको जो होगा मेनली इसी में होगा। तो अब ये जो उस टाइम के पुराने समय के नाटकों में जो बात करें तो जो ये पुराने समय के जो फार्स लिखे जाते थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, आम जनता के लिए होता था। आम जनता को जो है खुश ये करने के लिए बनाए जाते थे कि कुछ टाइम पर और कोई तो साधन था नहीं, मोबाइल तो थे नहीं कि देख लिया या कोई और साधन है, तो आम जनता को प्रसन्न करने का था। जो बेचारे निम्न वर्ग के दर्शक थे उनको कहाँ से मजाक मिले, क्योंकि उनको कहाँ से खुश रखा जाए या उनका कैसे मनोरंजन कराया जाए। तो इसलिए जो था क्या मेन आंसर इसका, जो लोअर क्लास थी, द लोअर क्लास ऑफ द स्पेक्टेटर्स, जो दर्शक थे लोअर क्लास के, उनका ये मनोरंजन करने के लिए लिखा जाता था। क्योंकि इसमें जो है इसके जो संवाद थे वो बौद्धिक संवाद नहीं थे कि बहुत ही मतलब माइंड को बहुत ही मोटिवेशनल या बहुत ही हाई फाई लेवल के नहीं थे। यहाँ पर जो फिजिकल एक्टिविटी इस तरह की करी जाती थी जिसे देखकर लोअर क्लास बेचारा खुश हो जाता था। तो ये फार्स जो लिखे जाते हैं मेनली लोअर क्लास के लिए लिखे जाते थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक कीजिएगा अपना आंसर। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज, एकांतिक वार्तालाप जो होता है, ब्लैंक स्पीच बाय कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग द इनर मोस्ट फीलिंग्स और थॉट्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है, किस तरह की स्पीच होती है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग का आंसर अपना टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए पोइटिक स्पीच होती है, या नॉवेल होता है, या सटायरिकल होता है, तो या लव होता है। क्या आंसर इसका होगा। सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक, अब इसकी बेसिक डिटेल को देखें तो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक जो लिखे मोनोलॉग वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखे सबसे ज़्यादा। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, एकांतिक वार्तालाप, जो अपने आप में जो बात करता है, कोई भी हीरो है या कोई भी नायक जो दिखा रहा है, कोई भी अपने आप से बात करेगा, एकांतिक वार्तालाप होकर अपने आप से बात करेगा। कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग द इनर मोस्ट, जो उसके अंदर की भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, उसको लेकर वो बात करेगा।
उसे जो उसके साथ में होगा, जिसे आपने देखा द लास्ट राइड टुगेदर है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, उसमें हीरो बोल रहा है, उसकी फीलिंग को जाहिर कर रहा है, लेकिन जो हीरोइन है वो नहीं सुन पा रही उसको। तो ये होता है। तो ये होता किस में है, किस तरह से लिखा जाता है, पोएटिक या नॉवेल की तरह या सटायरिकल के तरह या लव की तरह। तो इसका मेन आंसर होगा हमारा, जो आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए, पोएटिक। ये पोइट्री की तरह, पोइट्री में चलता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, कविता में चलता है, लाइन इस तरह चलती है जो वर्ड्स में लिखा जाता है, ये एक कविता की तरह पोइट्रिक में। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोइटिक स्पीच बाय ए कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग द इनर मोस्ट फीलिंग और थॉट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग हमने ऊपर ही बात कर ही ली है क्वेश्चन में कि किसने सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे। तो आंसर अब टिक कीजिएगा अपना, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन बी टेनिसन, ऑप्शन सी जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन डी टी.एस. एलियट। किसने सबसे ज़्यादा लिखे। तो ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया, अपना आंसर टिक कीजिएगा। अब बात करें तो विक्टोरियन युग के थे, आपसे इनका एरा जो पूछा जाए, आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो ही रहा है। और ये विक्टोरियन पीरियड टाइम के थे, इनका पूछ लिया जाता है कि विक्टोरियन एरा के जो है 4 ऑप्शन के सामने ऑप्शन होंगे और कौन से हैं विक्टोरियन एरा के जो है पोइट, कौन से हैं ऑथर, कौन से हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन, विक्टोरियन के ही हैं ये। रॉबर्ट ब्राउनिंग और टेनिसन को मेनली याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा दोनों पूछे जाते हैं। इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है, इन्हें जो मास्टर माना जाता है इसका, इन्होंने इस शैली को सबसे अधिक और सबसे बेहतरीन कविताएं इन्होंने इसमें लिखी थी। अब इनकी बात करें ड्रामेटिक मोनोलॉग, किसकी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसका संग्रह लिरिक्स, ड्रामेटिक लिरिक्स से आया था 1842 में। इसका जो कलेक्शन आया था ड्रामेटिक लिरिक्स के नाम से आया था 1842 में, और जो मैन एंड वुमेन आता है इनका वो 1855 में जो है पब्लिश्ड हुआ था, मैन एंड वुमेन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके हैं। उनकी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग थी, जो कविताएं थे, उसका संग्रह है ड्रामेटिक लिरिक्स, जो 1842 को पब्लिश हुआ था, और यहीं से जो है ये काफ़ी फेमस हुए थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोलॉग्स इज रिटन बाय टेनिसन। अब 4 ऑप्शन में से लॉर्ड टेनिसन ने भी मोनोलॉग लिखे, तो कौन सा मोनोलॉग जो है लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। ऑप्शन ए यूलिसिस, ऑप्शन बी इवेलिन होप, ऑप्शन सी प्रोस्पाइस, ऑप्शन डी एपिस्टल ऑफ कार्शिस। अपना आंसर टिक कीजिएगा, कौन सा होगा। हम इसकी डिटेल की बात करते हैं, बेसिक डिटेल की। तो ये जो है जिसकी बात कर रहे हैं कि किसने, अब इन 4 ऑप्शन में जो है मेन कविता जो है वो 1833 में लिखी गई थी, जो रिटन है 1833 में है, लिखी गई थी। और इसी का जो संग्रह जो हुआ था 1842 को एक कलेक्शन प्रकाशित हुआ था। इनके जो ऑथर जिसके नाम चल रहा है मतलब टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन। लॉर्ड टेनिसन ने ये लिखी थी। अब आंसर पे आते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोलॉग इज रिटन बाय टेनिसन। चारों में से जो है यूलिसिस जो लिखा है वो टेनिसन ने लिखा है, लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है यूलिसिस। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखित ये एक बहुत ही जो है फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है यूलिसिस। जरूर आता आपके क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने जो यूलिसिस को दिखाया बूढ़े होने के बाद भी नई जगह खोजने की अपनी अधूरी इच्छा व्यक्त करता हुआ दिखाया है, कि बूढ़ा हो गया है और नई नई जगह को उसे खोजना है, जो उसकी इच्छा व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। तो वो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को जो है डिपिक्ट करता है, बताता है यूलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप अपना आंसर टिक कीजिएगा। फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स व्हाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स, नेम द ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ द अबव लाइन्स। ये जो फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स, ये वाला जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई, किस ड्रामेटिक मोनोलॉग की लाइन है। अपना आंसर टिक कीजिएगा।
ऑप्शन ए मैन एंड सुपरमैन, ऑप्शन बी यूलिसिस, ऑप्शन सी माई लास्ट डचेस, ऑप्शन डी द लास्ट राइड टुगेदर। किसकी ये लाइन है? आंसर दीजिएगा अपना, किसकी ये लाइन है? इस टाइप जो आती है मेनली क्वेश्चन जो ये है कहाँ से लिया गया है। इसका सिंपली आंसर देखेंगे, ये है द लास्ट राइड टुगेदर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ऑल मैन इस टाइम एंड हु सक्सीड्स, द लास्ट राइड टुगेदर। आपने जरूर पढ़ा होगा ये, क्योंकि काफ़ी फेमस है और आपके सिलेबस में ये रहा होगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू स्ट्राइव टू सीक, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, फ्रॉम विच ड्रामेटिक मोनोलॉग इज दिस लाइन टेकन। अब दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स वाले में या इसमें, ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग वर्क से लिए गए हैं। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये जो कहाँ से लिया गया है, अपना आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए फ्रा लिपोलिपी, ऑप्शन बी यूलिसिस, ऑप्शन सी द लास्ट राइड टुगेदर, ऑप्शन डी पोरफिरियाज लवर। कहाँ से लिया गया है? बेसिक डिटेल अब इसके हम इतना देख लेते हैं। ये जो जिसकी बात चल रही कि कहाँ से लिया गया है, ये जो है 1842 का जो है पब्लिश्ड है। अब इसके ऊपर हमने पीछे बात भी की थी। आंसर देखे सिंपल से, तो ये यूलिसिस की लाइन है। यूलिसिस के ऊपर बात की थी हमने कि यूलिसिस की 1842 में जो है काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी, कलेक्शन जो होता उसमें पब्लिश्ड हुआ था 1842 को। तो यूलिसिस जो है किसकी थी? टेनिसन के भी अब हमने ऊपर पढ़ा है। लॉर्ड टेनिसन जो विक्टोरियन एरा के ऑथर थे, उनका ये ड्रामेटिक मोनोलॉग था। तो यहाँ से जो ये लाइन ली गई थी यूलिसिस से, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक, कोटेशन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रब्बी बेन इजरा वाज, रब्बी बेन इजरा कौन थे? ऑप्शन ए आंसर टिक कीजिएगा अपना, ए रिन्यूड इजिप्टियन पोइट, ऑप्शन बी ए जूइश स्कॉलर, ऑप्शन सी एन अरेबियन नॉवेलिस्ट, या ऑप्शन डी एन आयरनियन स्टेट्समैन। क्या थे रब्बी बेन इजरा, कौन जो थे? क्या है ये रब्बी बेन इजरा कौन? क्या क्या आंसर इसका देंगे आप? अब इसकी बेसिक डिटेल पर चलते हैं। सिंपली देखिए तो रब्बी बेन इजरा जो है ये किसी ऑथर का नाम नहीं है, कि आप देख लें पोइट का नाम नहीं है। ये एक जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, एक जूइश स्कॉलर है। रब्बी बेन इजरा जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखित, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है इसको, एक कविता है। वास्तविक जीवन में जो अब्राहम इब्न इजरा थे, जो अब्राहम इब्न इजरा थे, एक वास्तविक यहूदी विद्वान और दार्शनिक या खगोल शास्त्री थे, जिन पर ये कविता आधारित है। अब्राहम इब्न इजरा पर आधारित है ये, वे जो जूइश स्कॉलर थे उन पर ये बेस्ड है। इस कविता का जो है ब्राउनिंग के संग्रह ड्रामेटिक पर्सोना में आता है, ड्रामेटिक पर्सोने में आता है 1864 में, संग्रह में ये जो है इसका पब्लिश्ड ईयर वहाँ पर है 1864, सिंपली इसका पब्लिश्ड ईयर है। और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो एक कलेक्शन है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, जिसे कहा जाता है ड्रामेटिस पर्सोने। ये यहाँ पर जो है इस कलेक्शन में जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोएटिक प्ले को ऑल्सो कॉल्ड है, पोएटिक प्ले को क्या कहा जाता है? ऑल्सो क्या कह सकते हैं हम, पोएटिक प्ले को क्या कहा जाता है? और ऑप्शन ए रेगुलर प्ले, ऑप्शन बी हीरोइक प्ले, ऑप्शन सी स्टेज प्ले, ऑप्शन डी क्लोजेट प्ले। क्या कहेंगे पोएटिक प्ले को? क्या आंसर इसका होगा? अपना आंसर टिक कीजिएगा। अगर हम इसकी बेसिक डिटेल को अगर बताएं आपसे, तो पोएटिक प्ले क्या होते हैं कि कई काव्य नाटक ऐसे होते हैं पोएटिक प्ले जो मंच पर अभिनय के बजाय केवल पढ़ने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। इन्हें सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इन्हें जो है प्ले नहीं किया जा सकता, सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से होते हैं। तो और इनका दूसरा नाम क्या होता है? क्लोजेट प्ले भी होता है।
क्लोजेड प्ले होते हैं ड्रामा रीड वाले। क्लोजेड प्ले, पोएटिक प्ले को जो है क्लोजेड प्ले भी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये अभिनय के बजाय केवल पढ़ने के लिए, ड्रामा नॉट टू बी एक्ट यूज़ किए जाते हैं। क्लोजेड प्ले कह दें या क्लोजेड ड्रामा भी आ जाए तो बात एक ही होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओनली पोएटिक प्ले रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ एक पोएटिक प्ले लिखा, वो कौन सा है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन आंसर टिक कीजिएगा, द आयरन चेस्ट, ऑप्शन डी बी द बॉर्डर्स, ऑप्शन सी कैन, ऑप्शन डी विकेट। कौन सा है? हम बात करें इसकी बेसिक डिटेल की तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही जो है वर्स ट्रेजेडी, इसे वर्स ट्रेजेडी भी कह ले, बात सेम होगी। पोइट्री क्या था? पोइट्री और वर्स बात एक ही होती है। जो कवि काव्य होता है, जिसे काव्य कहा जाता है हिंदी में, काव्य गद्य पद्य आपने पढ़ा है, पद्य, तो ये होता है पोइट्री में वर्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ एक ही लिखा था अपने पूरे लाइफ टाइम में, एक ही लिखा था। और अब इस जो नाटक को देखा है तो इन्होंने जो लिखा था ये 1795 से 1797 के बीच में उन्होंने ये लिखा था। लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ था? 1842 में ये प्रकाशित हुआ था। लिखा कब? 1795-97 के बीच में, और पब्लिश हुआ 1842 में। और ये था कौन सा? ऑप्शन बी द बॉर्डर्स। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। पोएटिक प्ले है विलियम वर्ड्सवर्थ का द बॉर्डर्स। इनका एक वर्स ट्रेजेडी है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। द बॉर्डर्स जो है एक पोएटिक प्ले है या एक वर्स ड्रामा है, 1842 में पब्लिश्ड है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लिखा है, और लिखा कब था? 1795 से 97 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएटिक प्लेज बिकम पॉपुलर इन द। पोएटिक प्लेज के क्वेश्चन में इसमें कन्फ्यूजन वैसे रहता है, लेकिन सेलेक्ट करेंगे जो ज़्यादातर ऑप्शन टिक किया जाता है। पोएटिक प्ले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब हुए? ऑप्शन ए रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज में, ऑप्शन बी क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल एज में, ऑप्शन सी एलिजाबेथन एंड कैरोलिन एज में, या ऑप्शन डी मॉडर्न एज में। कब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए पोएटिक प्लेज? आंसर अपना टिक कीजिएगा। अब सिंपल इस पे कोई ऐसी बेसिक डिटेल की ज़रूरत आपको नहीं। सबसे ज़्यादा पोइट्री जो लिखी गई वो लिखी गई ऑप्शन ए रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज में। ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट होगा। रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज में सबसे ज़्यादा वर्स पोइट्री जो लिखी गई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कहीं कहीं पर एलिजाबेथन एंड कैरोलिन भी आता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है वो रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज को दी जाती है, क्योंकि रोमांटिक एंड विक्टोरियन में दोनों में ही जो पोइट्री बहुत लिखी गई और हाई लेवल की बहुत अच्छी लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएटिक प्ले इज रिटन इन। पोएटिक प्ले लिखा किस तरह से जाता है? ऑप्शन ए ब्लैंक वर्स, ऑप्शन बी मोनोलॉग्स, ऑप्शन सी सोलिलोक्यूज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। किस में लिखा जाता है? जो पोएट्री प्ले होते हैं वो लिखा किस तरह से जाता है? आंसर अपना टिक कीजिएगा। ये जो वर्ड है आपको मेनली मिल ही जाता है। आंसर सिंपल, इसमें भी ऐसे कोई डिटेल की जरूरत नहीं होती है। पोएटिक प्ले जो लिखे जाते हैं ब्लैंक वर्स में लिखे जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पोएटिक प्ले जो है ब्लैंक वर्स में लिखा, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पोएट्री जो है पोएम्स है किस में लिखी गई? ब्लैंक वर्स में। कई सारी ब्लैंक वर्स, मतलब मोस्टली ब्लैंक वर्स में ही आती है। आंसर क्या है? ब्लैंक वर्स होता है सभी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर टिक कीजिएगा आप। द थीम ऑफ The Shelley's poetic play has been taken from a Greek playwright. Name that play. पीवी शैली की किसी प्ले की जो है थीम ली गई है वो ग्रीक प्लेराइट से ली गई है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोमेथियस अनबाउंड, ऑप्शन बी द कैंसी, ऑप्शन सी हेलास, ऑप्शन डी ओइडियस टायरनस। कौन सी की प्ले की थीम जो है ग्रीक प्लेराइट से ली गई है? अब इतना बेसिक डिटेल की बात करें तो ये जो वर्क है 1822 का पब्लिश्ड है। 1820 में पब्लिश्ड है, और ये 4 एक्ट का जो है लिरिकल ड्रामा है। 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा ये है। 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है पर्सी वाइस शैली का।
और जो टॉर्मेंट्स इसके ग्रीक माइथोलॉजिकल हैं। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोमेथियस अनबाउंड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ से ग्रीक माइथोलॉजी से इसकी थीम जो ली गई है। यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है, प्रोमेथियस हु डिफाइज द गॉड्स एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी को फायर्स देता है, प्रोमेथियस। हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ प्रॉब्लम प्लेस, किसने जो है प्रॉब्लम प्लेस का चलन जो है एक शुरुआत की थी, किसने शुरुआत की थी? अपना आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए जॉन गैल्सवर्दी, ऑप्शन बी ले हंट, ऑप्शन सी हेनरिक इब्सन, ऑप्शन बी डी जी.वी. शॉ। तो जॉन गैल्सवर्दी को बता दो, टिक मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम प्लेस आपने पढ़ा होगा टीजीटी में, सबसे ज़्यादा इन्होंने लिखे होंगे, लेकिन इसका आंसर जॉन गैल्सवर्दी नहीं है। अब इसकी डिटेल को देखते हैं, क्योंकि डिटेल में आंसर इसका आना ज़रूरी है। इसका आंसर क्या है? नॉर्वेजियन हेनरिक इब्सन थे, उन्होंने जो है इसका चलन या इसकी शुरुआत की थी प्रॉब्लम प्लेस की। हेनरिक इब्सन जो आधुनिक साहित्य में प्रॉब्लम प्ले आया है, सामाजिक समस्या पर आधारित, इसकी शुरुआत जो थी, इसका जो चलन था, वो नॉर्वेजियन नाटककार हेनरिक इब्सन ने शुरू किया था। और बाद में इंग्लैंड में इसे जॉन गैल्सवर्दी और जे.वी. शॉ ने आगे बढ़ाया था, बाद में बढ़ाया था, लेकिन स्टार्ट किसने किया? हेनरिक इब्सन। उसके बाद जॉन गैल्सवर्दी ने लिखे और जे.वी. शॉ के फेमस हुए प्रॉब्लम प्लेस। इसका जो टाइम पीरियड था 19th सेंचुरी का था, 19th सेंचुरी का था इसमें, जब उसमें नींव रखी गई इन प्रॉब्लम प्लेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉब्लम इज एक्सपोज्ड इन गैल्सवर्दी स्ट्राइफ। जॉन गैल्सवर्दी ने स्ट्राइफ लिखा और उसमें किस प्रॉब्लम को उन्होंने दिखाया? तो ये क्वेश्चन तो आपको मेनली रट ही गया होगा कि यहाँ पर जो स्ट्राइफ लिखा है गया है जॉन गैल्सवर्दी का, आंसर अपना टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए एम्बिशन ऑफ मिडिल क्लास, ऑप्शन बी इनह्यूमन लीगल सिस्टम, ऑप्शन सी रिलीजियस हिपोक्रेसी, ऑप्शन टी लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तो बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया, 1909 का स्ट्राइफ है, और ये जो आधारित है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा आंसर इसका, इस पर ये बेस्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके कितने करेक्ट हुए, कितने में से कितने करेक्ट हुए, वो ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगी, एडुस्पार्क स्वाति ग्रुप नाम से फेसबुक पेज पर। पीडीएफ जो है वो इंस्टा मोजो पर भी है, लिंक होगा उसका, इंस्टाग्राम पे से भी मिल सकता है, पीडीएफ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।